सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ मोहम्मद अहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर राह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को मुस्ताफी होने के लिए फिर 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी। कहते हैं ये नाअहल हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान की आवाज है, इमरान खान को जाना पड़ेगा। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के एटम बम इस्तेमाल करने के लिए हिकमत अमली अपनाएंगे। हुकूमत घर भेजने के लिए सिंध हुकूमत की कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम तैयार हैं। जमहूरी निज़ाम की कामयाबी के लिए डायलॉग की पॉलिसी भी जरूरी है। सानिया APS मुल्जिमान को पकड़ने के लिए कोशिश नहीं की गई। इस लॉन्ग मार्च को कामयाब होना है तो वही लोग जो जिया का आमरीत के मुकाबला करते थे, जो मुशर्रफ के आमरीत का मुकाबला करते थे, उनको मिलकर इस सिलेक्टेड निज़ाम का मुकाबला करना पड़ेगा। हमारे कारकुन, हमारे लोगों के अंदर के जो जोश है, जो जज्बा है, वो आप सबके सामने है। इस हुकूमत और उनके नुमाइंदे इनका मुकाबला नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला हमारा मोबिलाइजेशन जारी है और हमारा मुतालबा भी आप सबके सामने है कि 31 जनवरी तक इमरान खान साहब को मुस्ताफी होना पड़ेगा। APS पे जो दहशतगर्दी का वाक़या रहा 2014 में, वो भी हमारे यादों में फ्रेश है और ख़ास तौर पे जिस तरीके से इस हुकूमत ने हमारा APS के बच्चे को, हमारी APS के वालिदैन को लावारिस छोड़ा है, हम उसको मज़ाहमत करते हैं। हम समझते हैं कि ये जो इमरान खान साहब की तंकीद है, जो अपोजिशन की तरफ वो बातें करता है कि वो एमनेस्टी नहीं देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, ये तो मुल्क के सामने है, दुनिया के सामने है। अगर छोड़ना है इसने दहशतगर्दों को छोड़ना है, अगर छोड़ना है इसने मुल्क दुश्मन को छोड़ना है, और अगर बंद करना है तो जमहूरी क़ुव्वतों को बंद करना है। मगर दहशतगर्दों और इस मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ एक्शन लेने में हमारा वज़ीर आज़म में ये हिम्मत नहीं है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इस्तीफे की धमकी सिर्फ फुलझड़ी है। अपोजिशन इस्लामाबाद आना चाहती है तो शौक से आए। वजारत दाखिला तमाम अपोजिशन से मुस्बत मुज़ाकरात चाहती है। मुझे यकीन है कि कल जो शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो की, गो उन्होंने एटम बम चलाने की धमकी दे दी है इस्तीफों का, और मुझे यकीन है कि वो फुलझड़ी होगी, सियासी एटम बम नहीं होगा रेजिग्नेशन में, क्योंकि पीपल्स पार्टी जमहूरी प्रोसेस पे यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी जो है वो किसी गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं बनी और उसने जमहूरी प्रोसेस को हमेशा सपोर्ट किया। जो लोग बने वो इंतहाई कदम उठाना चाहते हैं, वो इंतहाई कदम उठाना चाहते हैं ताकि जमहूरियत बंद गली में दाखिल हो जाए और खुदा न खास्ता जमहूरियत को कोई ख़तरात लाहक हो जाए। आगे से जब ये तहरीक जलसों की शुरू हुई थी, मैं एज ए सियासी वर्कर और वज़ीर दाखिला हालात को बेहतर समझता हूँ। अगर वो इस्लामाबाद आना चाहें तो बड़े शौक़ से आएँ। अब उन्होंने फरवरी का महीना दिया है, सो वो बेहतर है पहले ही आ जाएं। लॉन्ग मार्च ज़रूर होगा। 31 जनवरी तक इस्तीफ़ा ना आया तो हमारे इस्तीफ़े आएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि नून लीग का हर कारकुन नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा है। PDM की तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। नैब की कार्रवाइयां हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हेरोइन खुद पीते हैं और डाल मुझ पर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हर कारकुन और हर लीडर मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा है और सब जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए के साथ ही जो है वो इंशाअल्लाह ताला अपने कदम भी आगे बढ़ाएंगे और इसी विकेट के ऊपर जो है वो खेलेंगे। कोई विकेट के जो है वो दोनों तरफ ना खेल सकता है ना कोई खेलेगा। इस किस्म की बातें जो हैं वो सिर्फ़ अबहाम फैलाने के लिए जो है वो की जाती हैं। इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च होगा। अगर 31 जनवरी तक इस कठपुतली ने इस्तीफ़ा ना दिया और मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन जो है उनके लिए रास्ता हमवार ना किया तो लॉन्ग मार्च होगा और इस्तीफ़े भी होंगे। ये कोई इस शक में ना पड़े
استعفے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن جو ہے وہ ہنزل ہے۔ وفاقی وزیر شفقت محمود نے استعفے دینے کا اپوزیشن کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں استعفے کیوں دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے باضابطہ طور پر استعفے نہ دینے کا اپوزیشن کو بتا دیا۔ اگر اپوزیشن استعفے دے گی تو آئین کے مطابق الیکشن کرا دیں گے۔ اپوزیشن کی ہوا مینار پاکستان میں نکل چکی ہے۔ سر، اگر پی ڈی ایم جو استعفے کی بات کر رہی ہے، ضمنی انتخاب کے لیے حکومت تیار ہوگی؟ کیوں استعفیٰ دیں؟ اس لیے کہ ان کو وہ کھلونا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کھلونا دے دیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم نے اس کو فارملی ریجیکٹ کیا ہے اور ان کی ویسی ناکام ہو گئی ہے، ان کی ہوا تو نکل گئی ہے مینار پاکستان میں، اب رہ گیا پیچھے۔ ویسے ان کیس اگر دے دیتے ہیں استعفے سر، اگر وہ استعفے دے دیتے ہیں، اگر وہ استعفے دے دیتے ہیں ہم الیکشن کرا لیں گے۔ مطلب تیاری ہوگی؟ نہیں، الیکشن جو آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق ہوگا نا۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح اسپتال گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ حکومت کے 50 ارب ہمارے پاس ضمانت ہیں۔ جناح اسپتال میں روزانہ 200 آپریشن ہوتے ہیں، 100 بستروں کا مسافر خانہ بھی بن رہا ہے۔ یہاں تقریباً روزانہ 7,000 پیشنٹس آتے ہیں اور 2,10,000 پیشنٹس مہینہ اور کوئی 25 لاکھ پیشنٹ سالانہ کے حساب سے یہاں لوگ آتے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ٹوٹل 25 لاکھ پیشنٹس جو ہم باہر او پی ڈی سے دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم روزانہ 200 آپریشنز کنڈکٹ کرتے ہیں، 200 سرجریز ایوری ڈے۔ اس کا مطلب ہے 72,000 آپریشنز اس ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، جس کے اندر آپ اگر اس کا تخمینہ لگائیں تو اس میں 5 سے 6 نیورو کی سرجریز ہمارے پاس، جو کہ بڑی سینسٹیو سرجریز ہیں، وہ بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس کارڈک سرجریز بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس آرتھوپیڈکس کے اندر بہت کیسز آتے ہیں جو کہ ایکسیڈنٹ کے ہیں، جو کہ تقریباً 50 کیس روزانہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ گائنی کے اندر زچہ بچہ میں روزانہ 50 کیسز ہوتے ہیں۔ مطلب جو اس ہاسپٹل کا کوانٹم ہے، میں خود حیران ہوں کہ اتنی بڑی میڈیکل سروس جناح ہاسپٹل جو ہے وہ کمیونٹی، لاہور کی کمیونٹی کو پہنچا رہا ہے۔ 25 لاکھ لوگوں کو یہ ہاسپٹل ڈیل کر رہا ہے سالانہ۔ اس کا ٹوٹل بجٹ 7 ارب روپے، تو 7 ارب روپے جو حکومت پنجاب دے رہی ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے۔ میں نے اگلے 90 روز کے اندر یہ مسافر خانہ جس میں 100 لوگوں کے بیڈز، اس کے علاوہ اوپن مسافر خانہ میں جو کھانا ہے وہ تمام لوگ جو مرضی یہاں موجود ہوں ہاسپٹل کے او پی ڈی کے لیے یا ہاسپٹل کے اندر اس مسافر خانہ، اس کے لیے صبح 6 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک کنٹینیوس کھانا چلے۔ اور میں ان سب ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے دوبارہ سے ایک بہت جو ہے وہ ماڈرن اور ہائیسٹ جو ہے وہ سروسز کے ساتھ ان کے لیے کیفیٹیریا تیار کر رہا ہوں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود کراچی میں ٹماٹر سستے ہو گئے۔ کل تک 120 روپے کلو بکنے والے ٹماٹر آج 80 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ دیگر اشیاء کے کیا نرخ ہیں، سمین نواز سے جان لیتے ہیں۔ جی سمین۔ جی بالکل، دیکھیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اس کے اثرات یقیناً تمام تر چیزوں پر آتے ہیں، اور روزمرہ استعمال کی جو چیزیں ہیں جن میں غذائی اجناس بھی موجود ہیں، اشیاء خورنوش، سبزیاں اور پھل بھی شامل ہیں، اس پر بھی، اس کی قیمتوں پہ بھی اثرات آتا ہے۔ کل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جس کے اثرات ان تمام تر چیزوں پر آئیں گے، اور عوام جو مہنگائی کے حوالے سے پہلے ہی کافی پریشان ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سے ان چیزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن غیر جو اس وقت اہم بات ہے، جو اس وقت سب سے اہم بات ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جو سبزیوں کی قیمتیں کل زیادہ تھیں، آج کل کے مقابلے میں کم ہو گئی ہیں، اور جو ٹماٹر کل تک 120 روپے کلو مل رہا تھا آج 80 روپے کلو مل رہا ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اثر آج فی الحال ان تمام تر چیزوں پر نہیں پڑا ہے، لیکن آئندہ 4 سے 5 روز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے سے، ان کی قیمتوں میں اضافے سے اشیاء خورنوش کی قیمتوں پر بھی اثر آئے گا، اس کی بھی قیمتیں بڑھ جائیں گی، چاہے وہ خشک اجناس ہو، سبزیاں ہوں یا پھل ہوں یا اور دیگر تمام تر چیزیں ہوں، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے مزید پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ جی، ملک میں کرونا سے ایک بار پھر اموات میں اضافہ، ایک دن میں مزید 105 افراد انتقال کر گئے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 2731 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس وقت کرونا کے 48,369 ایکٹیو کیسز ہیں، 316 مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔
कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना से मुतलिक नए आदाद शुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 105 अफराद इंतकाल कर गए। इंतकाल करने वालों में 70 वेंटिलेटर पर थे। 24 घंटों में 38,028 कोरोना के टेस्ट लिए गए, जिसमें मजीद 2,731 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 4,45,977, जबकि कोरोना में मुब्तला 3,88,598 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में इस वक्त कोरोना के फाल केसेस की तादाद 48,369 है। सबसे ज्यादा सिंध में 25,875 और पंजाब में 9,797 है। इस्लामाबाद में 6,125, खैबर पख्तूनख्वा में, कश्मीर में 1,174 फाल केसेस हैं। बलोचिस्तान में 432 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के 97 मरीज हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के 316 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। सबसे ज्यादा मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा हलाकतें सिंध में 55 और पंजाब में 26 हुई। मुल्क में अब तक कोरोना से मजमूई तौर पर 9,010 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, रज़ा रब्बानी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सूबाई खुद मुख्तारी और आइन की शिकों की धज्जियाँ उड़ा रही है, लिहाजा ये बात बिल्कुल आइन के बरक्स है। जो दूसरी बात वहाँ पे की गई वो सेनेट के इलेक्शंस के तरीक़ेकार के बारे में है, यानी शो ऑफ हैंड्स की बात की गई कि शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए से इलेक्शंस करवाए जाएंगे और एक अजीब नई मंतक सामने लाने की कोशिश की गई, क्योंकि हुकूमत के पास इस वक्त पार्लियामान के अंदर नंबर्स मौजूद नहीं है कि वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर सके दोनों ऐवानों में और आइन के अंदर तरमीम कर सके। लिहाजा एक वॉर्प्ड लॉजिक, एक वॉर्प्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देने की कोशिश हुकूमत कर रही है। पहली तो बात ये है कि आज ये इलेक्शंस जो हैं ये आइन, सेनेट के इलेक्शंस आइन के तहत हैं। आर्टिकल 59 के तहत ये इलेक्शंस हो रहे हैं। लिहाजा इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके इलेक्शन के तरीक़ेकार को तब्दील नहीं किया जा सकता, जैसे कल काबीना में ये तासुर देने की कोशिश की गई। इलेक्शंस आर्टिकल 59 बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 59 तरीक़ेकार देता है। आर्टिकल 59 कौन कब रिटायर होगा सेनेटर वो देता है, किस तरह ये इलेक्शंस होंगे वो देता है। दूसरी बात जो है वो ये है कि आर्टिकल 89 के अंदर, 59 के अंदर ये बात मौजूद है कि इलेक्शंस जो हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर होंगे, और ना सिर्फ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आइन कहता है, बल्कि आइन यहां तक जाके कहता है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का के पीछे एक फलसफा जो है वो मौजूद है। और जब आइन को 1973 के अंदर बनाया गया तो जो पेरेंट नेशनल असेंबली थी उसकी अगर आप वर्बेटम तकरीरें उठा के देख लें तो उसमें आपको ये बात वाज़े तौर पे मिलेगी कि उसके पीछे फ़लसफ़ा क्या था। और वो फ़लसफ़ा ये था कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसलिए होगा ताकि सूबे के अंदर, सूबाई असेंबली के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल थॉट रिप्रेजेंटेड है वो मेन स्ट्रीम फेडरेशन का हिस्सा बने और वो सेनेट के अंदर आए और वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, ताकि ये कोई भी पार्टी या एथनिक ग्रुप या लिंग्विस्टिक ग्रुप ये ना सोचे कि वो मेन स्ट्रीम का, मेन फेडरेशन का हिस्सा नहीं है।
क्योंकि अगर आप शो ऑफ हैंड्स इस वक्त करेंगे तो जो पहली एक या दो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास मेजॉरिटी है, यानी ट्रेजरी और मेन ऑपोजिशन पार्टी, उन्हीं के सेनेटर्स आएंगे कि मुख्तलिफ असेंबली से और बिलखुसूस छोटे सूबों से नेशनलिस्ट जमातें जो हैं वो 5-5, 6-6 MPAs के साथ एक सेनेटर को सेनेट में भेजती रही हैं। लेकिन अगर ये तरीक़ेकार अपनाया गया तो नेशनलिस्ट पार्टीज को एक सीट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा सेनेट के अंदर। इसी तरह जो रिलीजियस जमातें हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन सेनेट के अंदर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनके पास इतने नंबर्स नॉर्मली सूबाई असेंबलियों में नहीं होते। तो ये मजीद पोलराइजेशन की तरफ एक कदम है, और जो बेसिक फलसफा और जो बेसिक बात आइन के तहत कही गई है उसकी नफी आप करने जा रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शंस के अंदर पैसे चले और चलते हैं, लेकिन इस तरीक़ेकार को ख़त्म किया जा सकता है। और इस तरीक़ेकार को ख़त्म करने के लिए 2015 की आखिर में और 2016 के इब्तिदाइये के अंदर सेनेट की कमेटी ऑफ द होल बैठी थी, और सेनेट की कमेटी ऑफ द होल ने बैठ के इस मसले पे कि किस तरह ट्रांसपेरेंसी सेनेट के इलेक्शंस में लाई जा सकती है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक तफसीली बहस हुई। दीगर दुनिया के अंदर जो तरीक़ेकार हैं उन पे नज़र डाली गई, और उसके बाद एक यूनानिमस रिपोर्ट, कोई इख्तलाफी नोट उस रिपोर्ट में नहीं था, पीटीआई भी उस रिपोर्ट का हिस्सा थी। एक यूनानिमस रिपोर्ट जिसमें एक तरीक़ेकार वज़े किया गया है, जिसमें सीक्रेसी ऑफ बैलेट भी रहे, लेकिन अगर ये पता करना हो कि किस एमपीए ने पार्टी विप के खिलाफ वोट दिया है, वो तरीक़ेकार उस रिपोर्ट के अंदर दिया गया है। और उस रिपोर्ट का हिस्सा जो 40 से ज़्यादा सेनेटर्स जिन्होंने गुफ्तगू की, उन सब का वर्बेटम उस रिपोर्ट का हिस्सा है। लिहाजा न सिर्फ आर्टिकल 226 के अंदर अमेंडमेंट की ज़रूरत है जो ये कहती है कि मासवाए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के दीगर तमाम इलेक्शंस जो हैं वो सीक्रेट बैलेट से होंगे, बल्कि आपको आर्टिकल 59 का भी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। लिहाजा विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि जिसका के एग्जीक्यूटिव की अगर मर्जी बने तो वो एक दिन कहे कि जी आइन के आर्टिकल को हम यूं चेंज कर देंगे, और अगर उनके पास मेजॉरिटी ना हो तो फिर एक ऐसा तरीक़ेकार बनाया जाए जिससे आप आइन की धज्जियां उड़ा दें। ये आप वफाक को की कोई सर्विस इससे नहीं कर रहे। मैं यहां पे क्योंकि कल ये भी बात की गई कि आर्टिकल 186 के तहत हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए और सुप्रीम कोर्ट से की ओपिनियन ली जाए। पहली तो बात यह है कि आर्टिकल 186 जो है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ओपिनियन दे सकती है, पहली बात। दूसरी बात, आपके तवस्सुत से
मैं सुप्रीम कोर्ट से ये बात कहना चाहता हूं कि ये एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट में मेजॉरिटी ना रखते हुए आइन की प्रोविजंस को सर्कमवेंट करना चाहती है, एंड इट वांट्स टू हाइड बिहाइंड द सुप्रीम कोर्ट। लिहाजा ट्राइकोटमी का ख्याल रखते हुए जो आइन के अंदर दी गई है, मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के इस खेल के अंदर हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अगर इस तरीके से आइन को सर्कमवेंट और सबवर्ट करने की कोशिश की गई तो ये एक निहायत ही खतरनाक तरीकाकार होगा, जिसका मुतहम्मिल वफाक इस वक्त नहीं हो सकता। आखिर में मैं सिर्फ एक नुक्ता और आपके सामने रखना चाहता हूं सेनेट के इलेक्शन के अलावा, और वो ये है कि कल ये भी काबीना में कहा गया कि एनएफसी की जो पैसे हैं उनके मॉनिटरिंग का कोई तरीक़ाकार कि सूबे उनको किस तरह खर्च रहे हैं वो वज़ा किया जा रहा है। इस हुकूमत को सूबों के अंदर गवर्नर राज नाफिज करने की बड़ी ख्वाहिश है, और ये फाइनेंशियल गवर्नर राज होगा। ये सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर डाका होगा। सूबों की रेवेन्यू जनरेशन इस वक्त वफाक से बेहतर है, रेवेन्यू कलेक्शन सूबों की बेहतर है। आपने तो 11-12 साल गुजर गए हैं, आपने अभी तक एनएफसी दिया ही नहीं है, और आप उसकी मॉनिटरिंग की बातें कर रहे हैं। मॉनिटरिंग तो सूबों ने करनी है कि वफाक की जो शाह खर्चियां हैं उनके ऊपर अवाम का पैसा, सूबों के रिसोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 15-15, 20-20 लाख के ऊपर कंसल्टेंट्स को रखा जा रहा है। दीगर शाह खर्चियां जो वफाकी हुकूमत कर रही है, नए डिविजन्स बन रहे हैं, नई टास्क फोर्स बन रही हैं, तो वो मॉनिटर सूबे करेंगे। एक फेडरेशन के अंदर सूबे मॉनिटर करते हैं, और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, और आखिर में ये बात वफाकी हुकूमत से मैं कहना चाहता हूं कि एनएफसी के साथ छेड़छाड़ ना करें। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर अजहर अब्बानी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएं, अफगान तालिबान के सियासी वफ्द का दौरा पाकिस्तान। अफगान तालिबान के सियासी वफ्द के हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात इस्लामाबाद वज़ारत ख़ारजा में जारी हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं, जबकि तालिबान के 9 रुकनी वफ्द की क़यादत मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कर रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज ही अफगान का तालिबान का सियासी वक्त जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा, और वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह और कुरैशी के साथ उनके वफूद की सतह पे तबादला ख्याल भी हुआ है, मुज़ाकरात हुए हैं। और इस दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह और कुरैशी ने तालिबान के वक्त को वज़ारत ख़ारजा आमद पर खुश आमदीद किया, और दौरान गुफ्तगू वज़ीर ख़ारजा शाह और कुरैशी का कहना था कि अफगान तालिबान के वक्त के साथ होने वाली गुज़िश्ता 2 नशिस्तें जो हैं वो इंतहाई सूदमंद रही हैं। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका।
متحدہ عرب امارات میں ویزا پابندیوں کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کل UAE کا ہنگامی دورہ کریں گے۔ پاکستان UAE کے ساتھ غیر اعلانیہ ویزا پابندیوں کا معاملہ اٹھائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے متحدہ عرب امارات میں ویزا پابندیوں کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کے ساتھ ڈیمیج آپ کو نہیں روکے گا۔